नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम आधुनिक इतिहास का जो चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसके बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और इस जो चैप्टर है इसको हम 2 लेक्चर में फिनिश करेंगे, उसमें से ये हमारा पहला लेक्चर है। और अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे वो आरपीएस हो, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ साथ आप चाहे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए क्या होने वाला है, मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें मुगल ऑफ डिक्लाइन को समझने से पहले हमें मुगल के इतिहास को समझना होगा कि भारत में मुगल आते कैसे हैं, शासन कैसे करते हैं और उनका डिक्लाइन होना कैसे शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले भारत में 1526 में बाबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने क्या की थी, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर इसने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर के बारे में आपको 2 बातें जान लेनी चाहिए। बाबर एक कुशल योद्धा तो था, बाबर एक कुशल योद्धा तो था, परंतु एक अच्छा प्रशासक नहीं था। एक अच्छा प्रशासक नहीं था। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है तो वो पूरे जीवन क्या करता है, युद्ध लड़ता है, जिसकी वजह से वह अपने राज्य के प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद वो खानवा का युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है, घाघरा का युद्ध लड़ता है और युद्ध लड़ते लड़ते ही क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बाबर एक कुशल योद्धा तो था लेकिन अच्छा प्रशासक नहीं था। और बाबर के पास मुगलों में जो सबसे दूसरा शक्तिशाली शासक आता है वो आता है अकबर। अकबर आता है और अकबर एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ अच्छा प्रशासक भी था। ये 1556 में मुगलों का शासक बनता है। 1556 में क्या बनता है, मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। और हमने कहा कि जो अकबर था वो एक कुशल योद्धा तो था ही था, कुशल योद्धा तो था और कुशल योद्धा के साथ साथ ये एक अच्छा प्रशासक भी था, अच्छा प्रशासक भी था। और अच्छा प्रशासक होने के साथ साथ इसने सांस्कृतिक विकास पर भी क्या दिया था, जोर दिया था। यानी सांस्कृतिक विकास पर भी इसने जोर दिया था। और इन्हीं कुशलताओं के कारण अकबर के शासन काल में ही जो मुगल थे वो सबसे शक्तिशाली होकर उभरे। मुगल सबसे शक्तिशाली हो गए। इसके बाद मुगलों में जो तीसरा सबसे शक्तिशाली शासक आता है वो आता है औरंगजेब। क्या आता है, औरंगजेब आता है। औरंगजेब जो था वो एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर शासक था। इसने केवल क्या किया था, मुगल साम्राज्य के विस्तार पर जोर दिया था। मुगल साम्राज्य के विस्तार पर केवल जोर दिया था। और इसकी जो नीतियां थी, इसकी नीतियों ने लोगों में असंतोष पैदा किया। नीतियों ने लोगों में असंतोष पैदा किया।
मैं असंतोष क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी, जिसमें इसने तीर्थ कर और जजिया कर लगाया था, प्लस इसने हिंदू मंदिरों को क्या करना स्टार्ट कर दिया था, तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ मराठाओं के जो साथ इसके संबंध थे, मराठाओं के साथ भी इसके अच्छे संबंध नहीं थे, सिखों के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे, दक्कन की जो इसकी नीतियाँ थी वो भी अच्छी नहीं थी, जो बाद में मुगलों के पतन का क्या बनती है, कारण बनती है। और इसके बाद इसकी जो मृत्यु होती है वो हो जाती है 3 मार्च 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होते ही इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होते ही इसकी 3 बेटे थे। उन तीनों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। जो पहला इसका पुत्र था वो था मुअज्जम था। और मुअज्जम जो था वो कहाँ का गवर्नर था? तो वो काबुल का गवर्नर था। काबुल का गवर्नर था। इसका जो दूसरा भाई था वो था आजम। इसका दूसरा भाई जो था वो आजम था। और आजम इस समय गुजरात का गवर्नर हुआ करता था। वो गुजरात का गवर्नर था। इसका जो तीसरा भाई था वो था कामबख्श था। और कामबख्श इस समय जो था वो बीजापुर का गवर्नर बना हुआ था। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम जो होता है वो अपने दोनों भाइयों की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से क्या बनता है, मुगलों का अगला शासक बनता है। और इसके शासक बनने से ही मुगलों का क्या हो जाता है, पतन होना शुरू होता है। तो अगर हम बात करें कि हम मुगलों के पतन में किन किन शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उनके बारे में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो हम पढ़ेंगे मुगलों का पतन, मुगलों का पतन। और मुगलों के पतन में हम किन किन शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारे पास सबसे पहला जो शासक है वो है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम को ही हम क्या कहते हैं, शाह आलम प्रथम कहते हैं। शाह आलम प्रथम कहते हैं। और इसका जो शासन काल रहता है वो 1702 से लेके कब तक रहता है, 1707 से लेके 1712 एडी तक इसका शासन काल रहता है। इसके बाद हम जो दूसरा शासक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जहादर शाह का जो शासन काल रहने वाला है वो 1712 एडी से लेके 1713 एडी तक रहने वाला है। इसके बाद हम जो तीसरे मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फर्रुखशियर के बारे में। फर्रुखशियर जो था इसका शासन काल जो था वो 1713 से लेके 1719 एडी तक रहता है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो था इसका शासनकाल 1719 से लेके 1719 से लेके 1748 एडी तक रहता है। इसके बाद जो अगला शासक होता है वो इसी का पुत्र जो होता है वो अहमद शाह होता है। और उसका जो शासनकाल होता है वो 1748 से लेके 1754 एडी तक रहता है। और इसके बाद जो छठा है वो है आलमगीर सेकंड।
आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड जो था, इसका शासनकाल 1754 से 1759 एडी तक रहता है। इसके बाद हम जो 7th नंबर का मुगल बादशाह पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय। और आप जानते हैं शाह आलम द्वितीय के समय ही दो बहुत फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों ही लड़े जाते हैं। तो इसका शासनकाल 1759 से लेके 1806 तक रहता है, 1806 एडी तक रहता है। उसके बाद हम जो 8वां पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड का जो शासनकाल रहने वाला है वो 1806 से लेके 1837 एडी तक रहने वाला है। और उसके बाद हम आखिरी जो शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और इसी के दरबार में मिर्जा गालिब नाम के क्या रहते थे, शायर रहते थे। और ये 1837 से लेके 1857 की क्रांति तक, एडी तक हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोमिनेंट रूलर हैं मुगल एम्पायर के, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में बहादुर शाह को कंप्लीट करेंगे और जहादर शाह को कंप्लीट करेंगे, और आने वाले लेक्चर में बचे हुए जो भी हमारे प्रोमिनेंट रूलर हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बहादुर शाह प्रथम। तो हमारे जो पहले शासक रहेंगे वो रहेंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। इनका जो टाइमिंग रहता है वो 1707 एडी से लेकर 1712 एडी तक इनका टाइम रहता है। तो इनके बारे में हर एक बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम इन पे बात करें, सबसे पहली बात तो इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक जो नाम था, इनका जो वास्तविक नाम था वो था मुअज्जम। हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपने दोनों भाई आजम और कामबख्श को क्या कर दिया था, हत्या कर दी थी, मुअज्जम था। और इन्होंने किसकी उपाधि ली थी, इन्होंने शाह आलम की उपाधि ली थी। इन्होंने शाह आलम की उपाधि ली थी, शाह आलम की उपाधि धारण की थी, इसीलिए हम इनको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। दूसरा, ये 65 वर्ष की आयु में 65 वर्ष की आयु में क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। 65 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि जो औरंगजेब की नीतियां उनमें क्या किए थे, बदलाव किए थे। औरंगजेब की नीतियों में क्या किया था, इन्होंने बदलाव किया था। वो नीतियां कौन कौन सी थी, तो वो जो नीतियां थी, एक तो इसकी जो नीति थी धार्मिक नीति, उसमें इन्होंने चेंज किया था, धार्मिक नीति में चेंज किया था। इसके साथ साथ जो राजपूत नीति थी उसमें इन्होंने चेंजेस किए थे। राजपूत नीति में इन्होंने चेंजेस किए थे। इसके साथ साथ जो मराठा नीति थी उनमें भी इन्होंने बदलाव किए थे। मराठा जो नीति थी
उसमें भी इन्होंने बदलाव किया था। इसके साथ साथ इन्होंने जो सिख नीति थी, सिख नीति, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, बदलाव किया था। और इसके साथ साथ जो इसके साथ साथ जो दक्कन की नीति थी उसको भी क्या किया था, उनमें भी इन्होंने सुधार किया था। तो ये सारी नीतियां थी जिसमें बहादुर शाह प्रथम ने क्या किए थे, चेंजेस किए थे। हम सभी नीतियों को वन बाय वन करके क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हम सभी नीतियों को वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, तो इन्होंने दो बड़े चेंजेस किए थे। पहला तो क्या किया था कि इन्होंने तीर्थ कर और जो जजिया कर था, तीर्थ कर और जो जजिया था उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इन दोनों को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, जो हिंदू मंदिर थे, हिंदू मंदिर को नष्ट करने पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। नष्ट करने पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। यानी अब कोई भी जो मुगल था वो हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ेगा। अब इनकी जो दूसरी नीति वो थी राजपूत नीति। इन्होंने राजपूत नीति में भी क्या किया था, राजपूत नीति में भी इन्होंने क्या किया था, परिवर्तन किया था। वो क्या क्या नीतियां थी, इन्होंने राजपूतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बंद कर दिया। तो राजपूतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप जो था वो बंद कर दिया। यानी उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे अब। इसके साथ साथ जो आमेर के राजा थे, आमेर के शासक अजीत सिंह को क्या किया था, मारवा का शासक माना था। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक माना। यानी इन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ के शासक के रूप में क्या किया था, मारवाड़ के शासक के रूप में इसको स्वीकार कर लिया था। अगर हम आगे देखें हमारे पास कि भाई हमारे पास मराठा नीति क्या थी, अगर हम बात करें मराठा नीति क्या थी, तो इन्होंने मराठा नीति में क्या किया था कि जो मराठाओं के राजकुमार साहू को कैद से क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया था। तो साहू को कैद से मुक्त किया था। इसके साथ साथ इन्होंने मराठाओं के साथ शांतिपूर्ण नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई, शांतिपूर्ण नीति अपनाई। ये दो काम जो थे इन्होंने मराठा नीति में चेंजेस किए थे। अगला जो है हमारे पास आखिरी जो सिख नीति में क्या क्या चेंजेस किए थे इन्होंने, सिख नीति में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे। तो पहला जो काम किया था, इन्होंने इनके साथ भी शांतिपूर्ण नीति को अपनाया। क्या किया, शांतिपूर्ण नीति को अपनाया। शांतिपूर्ण नीति को अपनाया था। प्लस क्या किया था कि इनके जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे,
गुरु गोविंद सिंह जी को इसने क्या किया था, 5,000 का मनसब दिया था। कितने का? 5,000 का, 5,000 का मनसब। जब हम मेडेवल पढ़ेंगे तब हम वहां पे सीखेंगे कि मनसब क्या होता है। हमारा अभी मतलब केवल ये समझना है कि इन्होंने 5,000 का क्या दिया था, मनसब दिया था, मनसब दिया था। लेकिन 1708 में एक बहुत ही दुखद घटना होती है। 1708 में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की गुरु गोविंद सिंह की गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है नांदेड़ में। कहाँ हो जाती है? नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अगला जो सिखों का नेता बनता है, अगला जो सिख नेता होता है उसका नाम है बंदा बहादुर। कौन है? बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर और बहादुर शाह जफर के बीच, बहादुर शाह प्रथम के बीच में क्या लड़ा जाता है? 1711-12 में एक युद्ध लड़ा जाता है। यानी 1711-12 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं लोहगढ़ का युद्ध। क्या कहते हैं? लोहगढ़ का युद्ध। लोहगढ़ का युद्ध। और ये जो लोहगढ़ का युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा जाता है? तो लोहगढ़ का युद्ध जो था वो दो, एक तरफ तो थे बंदा बहादुर जो सिखों के नेता थे, एक तरफ थे बंदा बहादुर, एक तरफ थे बंदा बहादुर सिखों के नेता, और दूसरी तरफ जो थे मुगल बादशाह मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था? बंदा बहादुर को इस युद्ध में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और इस युद्ध में बहादुर शाह क्या हुए थे? विजयी हुए थे। लेकिन बेटा इस युद्ध में एक घटना घटी थी कि बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। तो बुरी तरीके से क्या कर दिया था? घायल कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1713 में हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 1713 में, इनकी मृत्यु 1712 में इनकी क्या हो जाती है? 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दो बातें हमें और याद रखनी है कि इनके दरबार में एक कवि थे खाने खाफा ने जो बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा था? साहे बेखबर कहा था। क्या कहा था? साहे बेखबर कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साहे बेखबर कहा था। साहे बेखबर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि बेटा ये इसकी उम्र जो थी वो 65 वर्ष हो चुकी थी और इसके राज्य में क्या घटित हो रहा था इसको मालूम ही नहीं होता था। इसको मालूम ही नहीं होता था। मालूम नहीं होता था। इसके बाद एक और व्यक्ति थे, सर सिडनी ओवेंस। कौन थे? सर सिडनी ओवेन जो थे उन्होंने बहादुर शाह सर सिडनी ओवन जो थे इन्होंने कहा था कि बहादुर शाह अंतिम कुशल बादशाह था। यानी इन्होंने बहादुर शाह प्रथम को अंतिम कुशल मुगल बादशाह बताया था। अंतिम कुशल
मुगल बादशाह बताया था, अंतिम कुशल मुगल बादशाह, मुगल बादशाह बताया था। तो ये बातें थी हमारे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अब जो हमारा अगला शासक है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारे पास जहादर शाह। हमारे पास जो अगला शासक है वो है जहादर जहादर शाह। जहादर शाह और जहादर शाह का जो शासनकाल होता है वो 1712 में स्टार्ट होता है और 1713 एडी में जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वन बाय वन हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, जैसे ही मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम की डेथ होती है, इसके पुत्रों में क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिसमें जहादर शाह की क्या होती है, विजयी बनता है। तो जहादर शाह जो था वो किसकी सहायता से मुगल बादशाह बना था, तो वो बना था जुल्फिकार खां की वजह से। जुल्फिकार जो खां था, जुल्फिकार खां की सहायता से क्या बनता है, सहायता से ये शासक बनता है, सहायता से शासक बनता है। और ऐसा करने वाला ये पहला मुगल बादशाह था। क्या था, पहला मुगल बादशाह था। और इसने जुल्फिकार खां को क्या बनाया, मुगलों का वजीर घोषित किया। मुगलों का वजीर घोषित कर देता है इसको, मुगलों का वजीर घोषित किया, मुगलों का वजीर घोषित किया। देखो, ये एक बहुत ही क्या था, अयोग्य शासक था। क्या था, ये एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था और अयोग्य शासक था। और इसे कहा जाता था लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था लंपट, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था, लंपट मूर्ख कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, लंपट मूर्ख कहा जाता था। और ये एक नर्तकी थी, ये एक नर्तकी जो थी, नर्तकी लाल कुंवर के क्या था, प्रभाव में था। ऐसा माना जाता है कि लाल कुंवर ऐसा सोचने लग गई थी कि वह जो जहादर शाह से क्या कर लेगी, विवाह कर लेगी, और विवाह करने के बाद जो इसका पुत्र होगा वो अगला मुगल बादशाह बनेगा। यहां तक लाल कुंवर ने क्या कर रखा था, सोच रखा था। तो ये नर्तकी लाल कुंवर के प्रभाव में था। इसके बाद हमें इसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है हमें, वो दो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, दो इंपॉर्टेंट बातें हमें इसके बारे में याद रखनी है। पहला कि इसने आमेर के शासक जो थे, आमेर के शासक अजीत सिंह को, माफ करिएगा, आमेर के जो शासक थे, आमेर के शासक राजा जयसिंह। आमेर के शासक कौन थे, आमेर के शासक थे राजा जयसिंह। इसने क्या किया था, आमेर के शासक जो थे राजा जयसिंह को क्या बनाया था, मालवा का, जो मालवा था वहां का गवर्नर बनाया। क्या बनाया था इसने जो आमेर के शासक थे राजा जयसिंह, इनको क्या बनाया था, राजा जयसिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया था। इसके साथ साथ इसने जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक जो थे, मारवाड़ के शासक कौन,
अजीत सिंह, क्या? अजीत सिंह। अजीत सिंह को इसने क्या किया था? अजीत सिंह को क्या बनाया था? अजीत सिंह को इन्होंने गुजरात का क्या बनाया था? अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर बनाया था। गुजरात का गवर्नर बनाया था। और इन्होंने राजा जयसिंह को क्या उपाधि दिवाई थी? सवाई मिर्जा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तो सवाई मिर्जा की उपाधि दी थी। सवाई मिर्जा की उपाधि इसने किसको दी थी? राजा जयसिंह को दी थी। राजा जयसिंह को क्या दी थी? सवाई मिर्जा की उपाधि दी थी। और जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि दी थी। इसके शासन काल में एक और बड़ी घटना होती है। क्या होती है कि ये पहला मुगल शासक था जिसने, ये पहला मुगल शासक था जिसने मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी देना शुरू किया। चौथ और सरदेशमुखी, सरदेशमुखी जो कर था, सरदेशमुखी कर मराठाओं को देना स्टार्ट किया। तो ये पहला मुगल शासक था जो चौथ दिया करता था और सरदेशमुखी। चौथ जो था वो मराठाओं का जो था वो भूमि का 1/4 लिया जाता था, जबकि सरदेश जो था वह उत्पादन का 1/10 लिया जाता था। ये दोनों ही कर क्या किया था? इसने देना स्टार्ट किया था। और इसकी जो हत्या है वो 1713 में किसके द्वारा कर दी जाती है? सैयद बंधुओं के द्वारा। किसके द्वारा? सैयद बंधुओं ने इसकी क्या कर दी थी? सैयद बंधुओं ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इसकी हत्या करके जो मुगल गद्दी पर था, किसको बैठाया था? फर्रुखसैयद को। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने जो भी समझाया है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम अगले लेक्चर में फर्रुखसैयद से स्टार्ट करेंगे और अगले लेक्चर में जितने भी हमारे शासक हैं उन सभी को क्या कर लेंगे? फिनिश कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।